देखिए, हमने इससे पहले हमने क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ा था। हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने पहले लेक्चर में पढ़ा था क्लाइमेटोलॉजी क्या है, फिर वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के बारे में पढ़ा था, नियत अनुपात का नियम के बारे में पढ़ा था हम लोग ने इससे पहले वाले लेक्चर में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहला लेक्चर देख लें। फिर हमने गैलेक्टिकल मोशन के बारे में पढ़ा था कि गैलेक्टिकल मोशन क्या है, ज्वालामुखीय सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, और वायुमंडल में गैसें किस तरह से आईं, वायुमंडल में गैसें किस तरह से आईं इसके बारे में भी पढ़ा था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो जलवायु और मौसम के बारे में रहेगा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए, जलवायु और मौसम क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जलवायु क्या है और मौसम क्या है। देखिए, क्या आप इसमें तो पहले आपको बता दे रहे हैं, इसमें पहले आपको पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखने से 60 to 75% आपको समझ में आ जाएगा, 60% समझ में आ जाएगा। जो बचेगा फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहले आप लिख लीजिएगा कि जलवायु और मौसम क्या, चाहे तो पैराग्राफ में लिख लीजिए इसे, या फिर कॉलम बना के लिख लीजिए। तो फिर आइए, फिर लिखिए कि जलवायु और मौसम, हेडिंग डाल दीजिए। चलिए लिखते हैं। जलवायु का अर्थ है, जलवायु का अर्थ है 32 वर्षों तक, जलवायु का अर्थ है लगभग 32 वर्षों तक आकलित मौसमी तत्व का औसत मान, आकलित मौसमी तत्व का औसत मान, जैसे वर्षण, तापमान, आर्द्रता इत्यादि, जैसे वर्षण, तापमान, आर्द्रता इत्यादि, जबकि मौसमी जलवायु का उत्समुच्च होता है। देखिए, फिर से बोल दे रहे हैं हम। जलवायु का अर्थ है 32 वर्षों तक आकलित मौसमी तत्वों का, 32 वर्षों तक आकलित मौसमी तत्वों का औसत मान, जैसे वर्षण, तापमान, आर्द्रता इत्यादि, जबकि मौसमी जलवायु का उत्समुच्च होता है, तथा मौसम कारण है अथवा साधन है, तो जलवायु साध्य अथवा कार्य। अब देखिए, इसमें हमने क्या बताया है कि जलवायु क्या है। जलवायु एक 32 वर्षों का, मतलब लंबे समय अवधि का जो मौसमी तत्व है, मौसमी तत्व का औसत मान। मौसमी तत्व क्या है, जैसे वर्षण हो गया, किसी स्थान का वर्षण हो गया, तापमान हो गया, वहाँ की आर्द्रता होगी, और भी अन्य पहलू हैं, जैसे वायुमंडलीय स्थिति गैसों का, वहाँ की गैसें के बारे में, मतलब कई सारे टॉपिक आ जाएंगे, वो हम धीरे धीरे आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इत्यादि का जो हम वो देखते हैं, औसत मान देखते हैं, तो जलवायु के बारे में आता है। जबकि जो है मौसम क्या है, देखिए जलवायु है तो ये मौसम है, मौसम इसका उत्समुच्च होता है। चलिए फिर आगे लिखते हैं। जलवायु एक स्थैतिक संकल्पना है, जलवायु एक स्थैतिक संकल्पना है, क्योंकि जलवायु अपने नियत अक्षांशों पर लगभग नियत होती है। जलवायु एक स्थैतिक संकल्पना है क्योंकि जलवायु अपने नियत अक्षांशों पर लगभग नियत होते हैं। जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है तथा जलवायु परिवर्तन में पृथ्वी के औसत तापमान में सकारात्मक या ऋणात्मक परिवर्तन
परिवर्तनशीलता होती है, सकारात्मक व ऋणात्मक परिवर्तनशीलता होती है, जिसके कारण जिसके कारण वैश्विक जिसके कारण वैश्विक मौसमी तंत्र में परिवर्तन होने लगते हैं जबकि जबकि मौसम एक डायनामिक संकल्पना है जो दिन प्रतिदिन एवं घंटे प्रति घंटे की परिवर्तनशीलता जो दिन प्रतिदिन एवं घंटे प्रति घंटे की परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। यह एक अल्पकालिक प्रक्रिया है जिसमें क्षण प्रति क्षण बदलाव आते हैं। देखिए, आप सभी लोग ने लिख लिया होगा, अब हम इसे समझाते हैं। देखिए, क्लाइमेट क्या है? स्थैतिक संकल्पना है। इसका मतलब क्या है? जैसे ये है हमारी अर्थ, ये है 0 डिग्री, तो हम ले लेते हैं ये है 30 डिग्री। मान लें 0 से 30 डिग्री, 30 से ये ले लेते हैं 45 डिग्री, फिर ये 45 75 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ये जो है ये वायु राशि है, ये जो पेटियाँ बनी हैं इसकी, जो 0 से 30 डिग्री के बीच, तो इसका वो जो है मौसमी तत्व का औसत मान, जो हमने पहले बताया था कि वर्षा, तापमान, आर्द्रता, ये जलवायु में आएगा कि ये काफ़ी लंबे समय का ये औसत मान आएगा। इसके बारे में फिर होता है। तो स्थैतिक संकल्पना है इसलिए क्योंकि ये परिवर्तनशील नहीं है, कि यह काफ़ी लंबे समय के लिए मौसमी तत्वों का औसत मान देखा जाता है, तो ये परिवर्तनशील नहीं है। जबकि जो मौसम है, मौसम परिवर्तनशील होता है, दिन प्रतिदिन मतलब परिवर्तनशील होता है मौसम। देखिए, अब आगे फिर देखते हैं हम। देखिए, फिर जलवायु परिवर्तन जो है एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, काफ़ी लंबे समय की प्रक्रिया है, तथा जलवायु परिवर्तन में जो पृथ्वी का औसत तापमान है उसके सकारात्मक परिवर्तन या ऋणात्मक परिवर्तन के अनुसार ये परिवर्तनशील होता है। अगर पृथ्वी का औसत तापमान ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा है, तो देखेंगे अगर जब ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा, तो जलवायु में परिवर्तन होगा, क्योंकि फिर उसके वजह से क्या होगा कि कहीं पर वर्षा ज़्यादा होगी, कहीं पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वर्षा ज़्यादा होगी तो कहीं पर रेगिस्तान बनेगा, मतलब डेजर्ट एरिया बनेगा, जहाँ पर वनस्पतियों का ह्रास होगा। तो ये काफ़ी लंबे समय के लिए जलवायु परिवर्तन ये लंबे समय में होता है। जबकि मौसम परिवर्तन क्या है, वो तत्कालिक मतलब है कि जैसे मौसम में विक्षोभ के कारण, जैसे क्षोभ मंडल में विक्षोभ के कारण, देखिए आगे हम क्षोभ मंडल के बारे में भी बताएंगे। निचला संस्तर होता है, तो उसमें जो हमारी आंधी चलती है या तूफान आना या वर्षा का होना, तत्कालिक रूप से वर्षा का होना, इस सारी परिघटनाओं को हम मौसम के उसमें देखते हैं। ठीक है, फिर हम आगे लिखते हैं इसके बारे में। लिखिए, जलवायु एक स्थानिक संरचना है। जलवायु एक स्थानिक संरचना है। जलवायु एक स्थानिक संरचना है, जबकि मौसम फंक्शनल कॉन्सेप्ट है। फंक्शनल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? वेरिएशन है इसमें, मतलब कि ये समय दर समय परिवर्तन होते रहते हैं। कहीं वर्षा हुई, कहीं बारिश हो रही है, कहीं फिर रुक गई, मतलब ये परिवर्तन होते रहते हैं। लिखिए फिर आगे। जलवायु से अक्षांशों के समूह का बोध होता है। जलवायु से अक्षांशों के समूह का बोध होता है, जहाँ वार्षिक औसत तापमान, वर्षण, सूर्यताप की मात्रा, मौसमी परिवर्तन की दशाएं,
मौसमी परिवर्तन की दशाएं लगभग निर्धारित एवं एक समान होती हैं। लगभग निर्धारित एवं एक समान होती हैं। ये फिर से बोल देते हैं। जलवायु एक स्थानिक संरचना है। जलवायु एक स्थानिक संरचना है, जबकि मौसम फंक्शनल कॉन्सेप्ट है। जबकि मौसम फंक्शनल कॉन्सेप्ट है। जलवायु से अक्षांशों के समूह का बोध होता है। जलवायु से अक्षांशों के समूह का बोध होता है, जहाँ वार्षिक औसत तापमान, वर्षण, सूर्यातप की मात्रा, मौसमी परिवर्तन की दशाएं लगभग निर्धारित एवं एक समान होती हैं। जबकि मौसम में क्रियात्मक अथवा वायुमंडलीय क्रियाविधि अथवा क्षोभमंडलीय क्रियाविधि अथवा विशिष्ट परिघटना जैसे बादल, वर्षण, चक्रवात का सूचक होता है। बादल, वर्षण, चक्रवात का सूचक होता है। इन्हें मौसमी तंत्र भी कहा जाता है। देखिए, इसमें हम क्या बताएं कि जलवायु एक स्थानिक संरचना है। जैसे अक्षांशों के समूह का बोध क्या है, जैसे यहाँ 0 से 30 डिग्री है, हम बांटा गया है। अगर हम देखें तो इसमें इसका जो वो होगा, क्या कहते हैं, मतलब इसका जो मौसमी दशाएं होंगी लगभग निर्धारित होंगी। औसत तापमान जो होगा, वर्षण होगा, सूर्यातप की मात्रा, सूर्य से आने वाली ऊष्मा को बोलते हैं सूर्यातप की मात्रा कितनी आ रही है। औसत तापमान क्या है इसका, वर्षण कैसे हो रहे हैं इस जगह का, यहाँ की वनस्पति कैसी है, यहाँ क्या कहते हैं ये, तो इन सब का ये स्थानिक संरचना है, मतलब ये जल्दी चेंज नहीं होता। जबकि मौसम क्या होता है, मौसम क्रियात्मक तथा वायुमंडलीय क्रियाविधि, मतलब ये वायुमंडलीय क्रियाविधि में जो परिवर्तन होते रहते हैं उनके बारे में, क्षोभमंडलीय परिवर्तन के बारे में बताता है। एक विशेष परिघटना है। जैसे बादल का बनना क्या होता है, जो वेप्योर होके, वाटर वेपराइज होके फिर बादल के फॉर्म में बन के फिर वर्षा होता है ना। बादल का बनना, वर्षण होना, चक्रवात का बनना, ये सब मौसमी परिघटना के सूचक होते हैं। देखिए, इन सारे चीज़ों का, क्षोभमंडल के बारे में सभी चीज़ों का आगे हम अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये क्लासेस पूरी कंप्लीट होगी। जियोग्राफी की पूरी कंप्लीट क्लासेस होगी। ठीक, फिर आगे हम चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो अब लिखिए, इसमें लिखना है ही, तो फिर चलिए लिखिए। जलवायु पूर्व घोषित होता है। जलवायु पूर्व घोषित होता है तथा जलवायु के तत्व जैसे सूर्यातप की मात्रा, मौसमी परिवर्तन, कुल औसत वर्षा, वार्षिक तापांतर, मौसमिक तापांतर इत्यादि लगभग पूर्व घोषित होते हैं। देखिए, जलवायु फिर से बोल देते हैं हम आप। जलवायु पूर्व घोषित होता है तथा जलवायु के तत्व जैसे सूर्यातप की मात्रा, मौसमी परिवर्तन, कुल औसत वर्षा, वार्षिक तापांतर, मौसमिक तापांतर इत्यादि लगभग पूर्व घोषित होते, जबकि मौसम अघोषित, आकस्मिक एवं तीव्र परिवर्तन से युक्त होता है तथा इसके तत्व जैसे वर्षण, फॉग, हिमपात, तूफान अघोषित होते हैं। अब इसके बारे में बता दें, जैसे जलवायु क्या होता है, पूर्व घोषित होता है। इसमें जैसे ये हम यहीं देख लें, एग्जाम्पल के तौर पे 0 से 30 डिग्री के बीच में अगर हम देखें तो जलवायु के तत्व जो हैं ये मतलब पूर्व घोषित होते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत ये चेंज होने लगे,
कि कुछ और है तो कल कुछ और, ये काफ़ी लंबे समय के लिए जल्दी चेंज नहीं होते। ये तभी वो इसमें चेंज में देखा जाएगा क्योंकि जब पृथ्वी का औसत तापमान या तो सकारात्मक ढंग से बढ़े या नकारात्मक ढंग से बढ़े तो ये वनस्पति और हमारे वायुमंडल जीवमंडल सभी में परिवर्तन देखे जाएंगे, फिर जाके जलवायु परिवर्तन भी देखे जाएंगे। तो ये काफ़ी लंबे समय के लिए परिवर्तन होता है, बहुत लंबे समय के लिए के बाद ये परिवर्तन कहीं देखने को मिलता है। ये जैसे कि इस जगह पे सूर्याताप की मात्रा जितनी आ रही, मौसमी परिवर्तन जो हो रहा है, कुल औसत वर्षा हो रही है, वार्षिक तापांतर हो रहा है, जो भी है, तो लगभग पूर्व घोषित होते हैं कि मतलब इतना इतना हमें होगा तो इतना इतने सेंटीमीटर वर्षा यहाँ हो रही है तो ऐसी वर्षा होगी। जबकि मौसम क्या होता है, मौसम अघोषित होता है, मतलब तीव्र परिवर्तन से युक्त होता है। मतलब जैसे कहीं पर वर्षा हो रही है तो कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल हो गई, तो कहीं पर कम रेनफॉल हो रही है, कहीं पर फॉग बन रहा है, कहीं हिमपात हो रहा है, तूफान आ रहे हैं। ये तो अघोषित होता है। देखिए ये फॉग तूफान इन सारे सभी चीज़ के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इसके बारे में आप परेशान मत होइए, ये सारी चीज़ बताए जाएंगे। अभी आप जो है इसको समझिए। फिर वर्षा क्या है, वर्षा कैसे होती है, फॉग क्या है, हिमपात क्या है, तूफान, सारा कुछ आगे अच्छे से बताया जाएगा। ये आगे पूरा इसका टॉपिक है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं। आगे आगे इसमें लिखिए जलवायु का प्रतिनिधित्व। जलवायु का प्रतिनिधित्व वनस्पति प्रदेश के द्वारा। जलवायु का प्रतिनिधित्व वनस्पति प्रदेश के द्वारा हो सकता है। जलवायु का प्रतिनिधित्व वनस्पति प्रदेश के द्वारा हो सकता है, जबकि मौसम के संकेतक वैज्ञानिकता से पूर्ण होते हैं। जबकि मौसम के संकेतक वैज्ञानिकता से पूर्ण होते हैं, जिसके लिए वैज्ञानिक यंत्र की आवश्यकता होती है। जिसके लिए वैज्ञानिक यंत्र की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें क्या है कि वनस्पति प्रदेश के द्वारा कैसे जलवायु के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है, क्योंकि वनस्पति प्रदेश क्या है, कहीं पर अभी वर्षा नहीं हो रही है, कहीं पर जलवायु सूखा सूखा जलवायु है, तो वहाँ रेगिस्तान को देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जलवायु कैसी है, यहाँ गर्म जलवायु है क्या, यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है, यहाँ पर वनस्पति क्या हो जाएगी, वहाँ पे कटीली वनस्पति पाई जाएगी। ये और यहाँ पर जैसे जहाँ पर वर्षा होती है सदाबहार हो गया, पर्णपाती वनस्पति, सदाबहार वनस्पति जो हमें प्राप्त होती है, तो वहाँ पे हम बता सकते हैं वहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर वनस्पति कैसी है, जीवन कैसा है, रहन सहन कैसा है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है हर चीज़ से लिंक्ड है। जहाँ की जैसी वनस्पति होगी, जहाँ का जैसा कल्चर हो, वहाँ का कल्चर से भी इसका रिलेशन कल्चर से भी है, सांस्कृतिक पहलू से भी है। तो ये है, ऐसा है। भारत में अधिकतर लोग शाकाहारी क्यों हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी है। यहाँ पर क्या कहते हैं, जलवायु ऐसी है, यहाँ पर अधिकतर शाकाहारी लोग इसी के वजह से हैं, क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक स्थिति जलवायु के वजह से हैं। जबकि वहीं डेजर्ट इलाके में, यहीं हम अरब कंट्री के बारे में देखें तो वहाँ पर जब ज़्यादातर कुछ फसलों के बारे में, सब्जियाँ साग सब्जियाँ ये सब ज़्यादा मिलती नहीं है, वहाँ पर क्रॉप पैटर्न नहीं है, तो वहाँ पर क्या, फिर वहाँ पर जानवरों को मार के खाना, तो वहाँ पर उनकी मजबूरी है उनको ऐसा वहाँ के जलवायु के कारण, वहाँ के भौगोलिक स्थिति के कारण, तो इन सब का मौसमी ये जो है क्या कहते हैं इसका, वो वनस्पति जो है प्रदेश जो जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि के मौसम के बारे में देखें तो मौसम के बारे में हमें वैज्ञानिकों के द्वारा हमें पता चलता है कि मतलब कितना बारिश आज है, क्या है, आज बारिश होगी, कितना कितना बारिश होगी, या विंड कैसी है, कैसे चल रही है, इसका तापमान कैसा है, ये वेरिएशन होता रहता है। तो ये हो गया। अब आगे इसमें देखिए इसमें लिखिए जलवायु परिवर्तन कास्मिक अथवा पार्थिव कारकों से होता है। जलवायु परिवर्तन कास्मिक अथवा
पार्थिव कारकों से होता है, ना कि वायुमंडलीय क्रियाविधि से, ना कि वायुमंडलीय क्रियाविधि से। देखिए, कास्मिक अथवा पार्थिव, इसका मतलब क्या है? जैसे ब्रह्मांडीय, ये ब्रह्मांडीय कारक हैं। पृथ्वी की ब्रह्मांडीय स्थिति में परिवर्तन हो जाए, उसका रोटेशन में परिवर्तन हो जाए, या पृथ्वी के जो अपना परिक्रमण पथ है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण पथ है, उसमें परिवर्तन हो जाए, या फिर पृथ्वी में ज्वालामुखीय परिवर्तन के निर्माण हो जाए, कि ज्वालामुखी परिवर्तन, पृथ्वी में ज्वालामुखीय परिवर्तन होने लगे। तो ज्वालामुखी परिवर्तन से क्या होगा? गैसों का बाहर आना, टेम्परेचर का बढ़ना। तो टेम्परेचर का बढ़ना, तो इसमें क्या होगा? जहाँ टेम्परेचर का बढ़ेगा तहाँ पर फिर वनस्पति का ह्रास होगा, उसके कंडीशन वनस्पति कैसी है वो सब देखा जाएगा। तो उसके बारे में है ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होना, या फिर सन स्पॉट एक्टिविटी, सूर्य से आने वाली वो जो है सन स्पॉट एक्टिविटी के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हो सकता है। तो ये है, परंतु मौसम जो है, अब जे मौसम क्या है? वायुमंडलीय कारकों के कारण ही परिवर्तनशील होते हैं। वायुमंडलीय कारक में क्या हो गए? गुप्त उष्मा की मात्रा क्या हो गई? मतलब जहाँ पर गर्मी अधिक है तो वाटर, वहाँ पे वेपराइज होता है वाटर, तो फिर गुप्त उष्मा की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा क्या है वहाँ पर, कैसी जलवाष्प है, कितना प्रेशर है, दाब प्रवणता कैसी है। दाब प्रवणता के बारे में भी आगे हम अच्छे से बताएंगे। आप जो गुप्त ऊष्मा बताएंगे, जलवाष्प बताएंगे, सब आगे अच्छे से बताएंगे, तो इसके बारे में परेशान मत होइए। संवहन क्या है, अभिवहन की क्रिया है, तो ये इस सब सारे के बारे में बताएंगे। तो जैसे है आपने लिखा ना, बोल देते हैं फिर से। परंतु मौसम वायुमंडलीय कारकों के कारण, परंतु मौसम वायुमंडलीय कारकों के कारण ही परिवर्तनशील होते हैं, ही परिवर्तनशील होते हैं। जैसे गुप्त ऊष्मा की मात्रा, गुप्त ऊष्मा की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा, दाब प्रवणता, जलवाष्प की मात्रा, दाब प्रवणता, संवहन अभिवहन की क्रियाएं। तो ये हो गया जलवायु और मौसम में क्या 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 चेंजमेंट है, क्या क्या ये है, दोनों का डिफरेंस हमने देख लिया, हमने समझ लिया जलवायु और मौसम क्या है। तो इसके इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा वायुमंडल का संघट्ट। वायुमंडल का संघट्ट देखिए क्या है, समझते हैं। वायुमंडल का संगठन, देखिए वायुमंडल का संगठन क्या है, वायुमंडल कैसे, क्या है, किस फॉर्म में बना है, क्या है, उसकी बारे में है। तो पहले तो है गैस है वायुमंडल में, फिर उसमें सॉलिड है, सॉलिड, फिर लिक्विड। गैस, सॉलिड, लिक्विड। अब गैस में क्या क्या आता है? गैस में हमारा आता है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, इनर्ट गैस है, ये आर्गन है, इनर्ट गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो फिर इसमें भी आज देखिए लिखना पड़ेगा इसमें, तो फिर लिखिए आप, हम आपको बताते हैं, बोलते हैं, आप लिखिए। नाइट्रोजन एक फिलर गैस है, नाइट्रोजन एक फिलर गैस है, तथा तथा वायुमंडलीय दशाओं में, वायुमंडलीय दशाओं में यह यह रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। वायुमंडलीय दशाओं में यह रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, तथा तथा प्रज्वलन को नियमन करती है, प्रज्वलन को नियमन मतलब रेगुलेट करती है, प्रज्वलन को नियमन करती है। इसकी औसत मात्रा, इसकी औसत मात्रा 78% होती है, इसकी औसत मात्रा 78% होती है, तथा इसकी औसत मात्रा, तथा इसकी औसत मात्रा
क्षोभ मंडल में ध्रुवों की ओर बढ़ती है, क्षोभ मंडल से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा ध्रुवों पर न्यूनतम है, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा ध्रुवों पर न्यूनतम है। अब देखिए इसमें नियत अनुपात का नियम शुष्क व वाष्प रहित गैस पर लागू होता है। जो नियत अनुपात का नियम है वो हमने पहले ही बताया था कि वह शुष्क और वाष्प रहित गैसों पर लागू होता है। तो क्या है, औसत मान इसका जो है नाइट्रोजन का 78% होता है, तथा औसत मान जो है क्षोभ मंडल में ध्रुवों की ओर बढ़ती है। देखिए ध्रुवों पर क्या है, जलवाष्प की मात्रा कम होती है ना, वहाँ पर क्या कहते हैं, काफ़ी जलवाष्प की मात्रा कम होती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो है सूर्य ताप की मात्रा बहुत कम पहुँच पाती है, तो वहाँ जलवाष्प जो है बहुत कम है। तो ये जलवाष्प के कम होने की वजह से नाइट्रोजन में जलवाष्प की मात्रा कम होती है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होगा, जबकि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल पर क्या हो गया, क्षोभ मंडल पर उसकी मात्रा कम रहती है, ध्रुवों पर ज़्यादा। तो आप समझे होंगे नियत अनुपात के नियम के द्वारा ही इस पर हो रहा है। अब देखिए फिर ऑक्सीजन के बारे में लिखते हैं हम। O2 या ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से भूपर्पटी के निर्माण काल में ऑक्सीजन 18 आइसोटोप निकले, ऑक्सीजन 18 आइसोटोप्स निकले, ऑक्सीजन 18 आइसोटोप्स निकले, परंतु ऑक्सीजन गैस मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त हुआ है, अर्थात वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है वो 600 मिलियन ईयर से वर्तमान में लगभग 8000 BC तक। देखिए 600 मिलियन ईयर से इतना ऑक्सीजन जो है वर्तमान तक कितना 10,000 वो BP या 8000 BC के मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है बढ़ता ही रहा है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि से ये हमें ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है। इसके बारे में हमने पहले लेक्चर में बता दिया आपको कि किस तरह से ऑक्सीजन हमें प्राप्त हुई है, अदर गैसेस किस तरह से प्राप्त हुई है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्राप्त हुई है, तो आप देख लीजिएगा। ये हो गया ऑक्सीजन के बारे में। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन अर्थात या नवीन गैस है। ऑक्सीजन क्या है, नवीन गैस है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्राप्त हुई है। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसके मतलब आइसोटोप प्राप्त हुए हैं, परंतु ये जो गैसें प्राप्त हुई हैं हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो आपको पता ही होगी, तो उससे और इसकी मात्रा 21% है। ये प्रज्वलन में सहायक होती है, जो जलता है प्रज्वलन में सहायक होती है ये गैस, तो लिख लीजिए। अर्थात यह नवीनतम गैस है, इसकी मात्रा 21% है, यह प्रज्वलन में सहायक होती है। अब देखिए आर्गन के बारे में लिखिए। आर्गन यह एक अक्रिय गैस है, इसकी मात्रा लगभग 1% है, इसकी मात्रा लगभग वायुमंडल में 1% है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या है परसेंटेज, 0.01% है, ये वायुमंडल में 0.01% है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। प्रारंभिक काल में ज्वालामुखीय उद्गार से वर्तमान में
वर्तमान में श्वसन, औद्योगिकरण, यातायात आदि से बढ़ी है। यह लिखिए, यह प्रज्वलन का उत्पाद्य होता है। यह प्रज्वलन का उत्पाद्य होता है। यह जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से इसकी मात्रा में वृद्धि हुई है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से इसकी मात्रा में वृद्धि हुई है। जीवाश्म ईंधन तो आप समझे ही होंगे, कोयला, पेट्रोलियम, अदर गैसें जो जलाई जाती हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से इसकी मात्रा में वृद्धि हुई है। और यह पीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार इसमें 3 गुना वृद्धि हो चुकी है। CO2 में 3 गुना वृद्धि हो चुकी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं इनर गैस का क्या है परसेंटेज हमारे वायुमंडल में। इनर गैस ये लगभग है 0.001% से भी कम है। इससे भी कम है, ये 0.001% से भी कम है इनर गैस। तो इसमें क्या होगा, जीनान होगा, क्रिप्टन होगा, नियॉन होगा, जीनान होगा, क्रिप्टन होगा, नियॉन होगा। जो इनर्ट गैस हैं, जो अक्रिय गैस है, उन्हीं के बारे में। ये निष्क्रिय गैस होती हैं। निष्क्रिय गैस मतलब ये रिएक्शन नहीं करती, किसी और गैस के संपर्क में आके ये रिएक्शन नहीं करती, तो यह निष्क्रिय गैस होते हैं। ये निष्क्रिय गैस हैं। इसका प्रयोग बल्ब ट्यूबलाइट में किया जाता है। ये निष्क्रिय गैस होते हैं, इसका प्रयोग बल्ब और ट्यूबलाइट में किया जाता है। देखिए, ये हो गया। अब ग्रीन हाउस गैसेस में क्या आएंगी, ग्रीन हाउस गैस में क्या आएंगी, देखिए इसमें आएगा बेंजीन आएगा, CH4 आएगा, H2SO4 आएगा, और भी कई सारी गैस आएंगी, सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। देखिए ग्रीन हाउस गैस में लिखिए, ये ग्रीन हाउस गैसें क्षोभमंडलीय तापमान का संचयन करती हैं। क्षोभमंडलीय तापमान का संचयन करती हैं, क्योंकि सूर्य के लघु तरंगी विकिरण के लिए पारदर्शी होती हैं। परंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती हैं। अब देखिए ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये गैसें क्या होती हैं, हमारे वायुमंडल में फैली हुई है। निचले संस्तर मतलब क्षोभ मंडल, ये बताएंगे आगे क्षोभ मंडल क्या है। ये इसमें फैली हुई होती है हमारे वायुमंडल में, निचले संस्तर में। तो इसमें क्या है, ये अर्थ है, ये फैली हुई है। तो यहाँ से सूर्य से जो विकिरण आता है, सूर्य का ऊष्मा जो विकिरण फॉर्म में आती है, ऐसे छोटे छोटे उसमें वेवलेंथ में आती हैं। छोटे वेवलेंथ है ये छोटे वेवलेंथ में, तो ये इसको तो चली आती हैं, इसको तो जाने देती हैं, पारदर्शी होती हैं। परंतु जो पार्थिव विकिरण, जो पृथ्वी के द्वारा फिर अवशोषण के बाद कीड़ों को जो भेजती हैं, फिर दोबारा जो है ये फिर दीर्घ तरंगे हो जाती हैं ऐसे करके। तो ये इसको फिर ये जाने नहीं देती। तो इसके वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, ये इन सभी गैसों की वजह से। क्योंकि ये फिर ये जाने नहीं देती, ये अपारदर्शी हो जाती हैं। फिर इसकी वजह से टेम्परेचर, ये यहाँ पर अर्थ का टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है। तो इसी से आइस वर्क का पिघलना, ग्लेशियर्स का पिघलना, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ध्रुवों पर ऐसा होता है। ये समझ गए होंगे पार्थिव विकिरण। ये पार्थिव विकिरण है, ये लघु तरंगे जो विकिरण के फॉर्म में आ रही सूर्य से। अब देखिए जलवाष्प के बारे में लिखते हैं हम। चलिए जलवाष्प के बारे में लिखिए। जलवाष्प सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस है।
जबकि अन्य गैसों की मात्रा नियत होती है। जबकि अन्य गैसों की मात्रा नियत होती है। जलवाष्प का वितरण लंबवत व क्षैतिज। जलवाष्प का वितरण लंबवत व क्षैतिज मौसमी परिघटनाओं का निर्धारण करता है। मौसमी परिघटनाओं का निर्धारण कर मौसमी परिघटना क्या है कि बारिश का होना, जैसे आंधी तूफान कुहासे कोहरे, बारिश का होना, ये सब मौसमी जो परिवर्तन है, तापमान का घटना, ये सब आ जाते हैं जो मौसमी परिघटना में है। तो जलवाष्प क्या होता है, इनका वो निर्धारण करता है। लंबवत मतलब क्या होता है, ऐसे भी फैला होता है वायुमंडल में और ऊपर संस्तर तक भी फैला होता है। तो लंबवत और क्षैतिज इसका वो होता है, विस्तार होता है। अब अब देखिए जलवाष्प क्या है। देखिए ये है हमारा अर्थ, ये हम अर्थ, ये हमारा अर्थ है। ये हो गया हमारा विषुवत हो गया। ये 10 डिग्री नॉर्थ ले लिए गए, 10 डिग्री साउथ के मध्य, ठीक, 10 डिग्री नॉर्थ साउथ के मध्य। देख विषुवत में ये 4%, ये क्या है, ये जलवाष्प की मात्रा विषुवत में कि इसकी मात्रा 4% है। और ये इधर बढ़ेंगे, अगर मध्य अक्षांश पर हम देखेंगे, ये मध्य अक्षांश है, इस पर जलवाष्प की मात्रा कितनी रहेगी, 2 से 3%, 2 से 3% के मध्य होगी। मध्य अक्षांश में क्या होगा, 40 से 50 डिग्री नॉर्थ, 40 से 50 डिग्री नॉर्थ ले लेते हैं, क्योंकि साउथ में क्या है, सी है, उधर क्या है, सी, अधिकतर सी मिलते हैं, तो हम लोग नॉर्थ के ले लेते हैं, नॉर्थ ही लेते हैं अधिकतर। 40 से 50 डिग्री नॉर्थ में 2 से 3 डिग्री मिलेगा, नो 20 से 3% मिलेगा इसका। फिर ध्रुवों में इसकी मात्रा, ध्रुवों में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 75 से 90 डिग्री नॉर्थ के मध्य इसकी मात्रा क्या होगी, 0.4% होगी इसकी मात्रा, जलवाष्प की मात्रा कितनी होगी, 0 से 4%। अब वाटर वेपर, वही जलवाष्प जो होता है, वाटर वेपर क्या होता है, इस तरफ ये घट रहा है, ध्रुवों की ओर घट रहा है वाटर वेपर। घट क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जलवाष्प, यहाँ पर सूर्यताप की मात्रा अधिक है, तो जलवाष्प अधिक मिलेगा हमको सूर्यताप की मात्रा। यहाँ पर सूर्यताप की मात्रा बहुत कम, पहुँच ही नहीं पाती, बहुत कम होती, तो यहाँ पर जलवाष्प की मात्रा बहुत बहुत ही कम मिलती है हमें। ध्रुवों पर जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, जलवाष्प की मात्रा हमको घटेगी। देखिए इसके बारे में लिख लीजिए, विषुवतीय प्रदेश में, विषुवतीय प्रदेश में इसकी मात्रा 4%, विषुवतीय प्रदेश में इसकी मात्रा 4% मध्य अक्षांशों पर, मध्य अक्षांशों पर अर्थात 40 से 50 डिग्री अक्षांश पर, अर्थात 40 से 50 डिग्री अक्षांश पर इसकी मात्रा, इसकी मात्रा 2 से 3%, 2 से 3%, एवं ध्रुवीय प्रदेश में, ध्रुवीय प्रदेश में इसकी मात्रा, इसकी मात्रा 0.4% प्राप्त होती है, 0.4% प्राप्त होती है। अब देखिए ये तो हो गया जलवाष्प। अगर ये जलवाष्प ना हो तो गैसों पर कौन सा नियम लगता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी का नियम लगता है। अगर ये जलवाष्प ना पाया जाए तो गैसों पर कौन सा नियम लगता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी का नियम लगता है। और ये नियम किसने दिया था, क्रिचफील्ड ने दिया था। किसने दिया था, क्रिचफील्ड ने दिया था ये नियम, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी। तो ये क्या बताता है कि अगर वाटर वेप्योर ना हो तो नाइट्रोजन का परसेंटेज यहाँ पर 78% है, तो ध्रुवों पर भी 78% पाया जाएगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% यहाँ पर भी है, विषुवत पर भी देखेंगे तो ध्रुवों पर भी 21% हम देखने को मिलेगा हमको। तो ये हो गया लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी का नियम हो गया। पर इसमें क्या हो गया, ये तभी लागू है शुद्ध गैसों पर लागू है। अगर जलवाष्प ऐड हो जाएगा तब ये नियम फिर नहीं लगता है। ये हो गया। अब देखिए जलवाष्प में क्या है, जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है, गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है जो क्षोभ मंडल में उथल पुथल या विक्षोभ उत्पन्न करती है। लिख लीजिए, जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है, जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है जो क्षोभ मंडल में उथल पुथल विक्षोभ उत्पन्न करती है। ये हो गया जलवाष्प के बारे में हमने देख लिया।
अब सॉलिड के बारे में हम देखते हैं। सॉलिड में क्या क्या आ जाएगा उसके बारे में देखते हैं। देखिए, आप लोग ने लिख लिया, एक बार आप लोग देख लीजिए कि क्या है कैसे है, समझ में आ रहा है तो देखिए। फिर आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है इसमें सॉलिड में। ये तो हो गया इसमें सॉलिड में। एरोसोल्स हो गए, एरोसोल हो गए। फिर इसमें कार्बन शॉर्ट्स हो गए, मतलब काजल कण, काजल कण, कार्बन के कण एरोसोल हो गए, कार्बन शॉर्ट्स हो गए। डस्ट पार्टिकल हो गए, इसमें डस्ट पार्टिकल हो गए। सॉलिड में है ये सब सॉलिड में आते हैं। वायुमंडल में जो है धूल कण हो जाते हैं, धूल कण हो जाते हैं। फिर इसमें क्या हो जाएगा, पोलेंस हो जाएंगे, मतलब पराग कण हो जाएंगे, पोलेंस हो जाएंगे, पराग कण हो जाएंगे। एल्गीज हो जाएंगे, एल्गी हो जाएंगे, मतलब शैवाल हो जाएंगे। शैवाल के बारे में देखिए, लिखिए इसमें सॉलिड में, इसमें लिखिए चूँकि इनकी आवृत्ति, चूँकि इनकी आवृत्ति 11 माइक्रोन से कम होती है, 11 माइक्रोन से कम होती है, मतलब अत्यधिक सूक्ष्म होते हैं। चूँकि इनकी आवृत्ति 11 माइक्रोन से कम होती है, वह वायुमंडल में निलंबन दशा में रहता है। यह वायुमंडल में निलंबित दशा में रहते हैं। ये ठोस कण जल सीगर, ये ठोस कण जल सीगर अथवा आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। अतः आर्द्रताग्राही नाभिक, आर्द्रताग्राही नाभिक को क्या कहेंगे, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये देखिए HYCOPIC, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में कार्य करते हैं तथा इनकी उपस्थिति, तथा इनकी उपस्थिति के कारण, तथा इनकी उपस्थिति के कारण ही जलवाष्प का संगठन होता है, ही जलवाष्प का संगठन होता है। देखिए आगे हम बताएंगे इसको कि इनके वजह से कैसे वर्षा होती है। और ये क्या कहते हैं, आर्द्रता ग्राही नाभिक क्या होते हैं, जल सीगर क्या होते हैं, देखिए ये सब आगे बताएंगे। ये वर्षण, वर्षण जब वर्षण तंत्र बताएंगे तो उसमें सारा कुछ आएगा कि ये कैसे आर्द्र, ये कैसे वो आर्द्रताग्राही नाभिक भार करके क्या वर्षा करते हैं। तो इनकी उपस्थिति के कारण ही जलवाष्प का संघनन होता है, ये लिख लिया आप। तो फिर आगे देखते हैं। अन्यथा, अन्यथा जलवाष्प -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, अन्यथा जलवाष्प -40 डिग्री तापमान पर भी सुपरकूल गैस की तरह, सुपरकूल गैस की तरह उत्प्लावित रहता है। अन्यथा जलवाष्प -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी सुपरकूल गैस की तरह उत्प्लावित रहता है, परंतु संघनन नहीं होता। अगर ये आर्द्रताग्राही नाभिक ना हो तो जलवाष्प क्या है, अत्यधिक ठंडा हो जाएगा। तो उसमें अगर ये नहीं होंगे, सॉलिड कण नहीं होंगे तो उसमें टकराव नहीं होगा, टकराव की वजह से, और टकराव नहीं होगा और क्या कहते हैं वो जलवाष्प को लिक्विड फॉर्म में फिर ग्रहण नहीं करेंगे उसका वो। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे सुपर कूल्ड गैस की तरह, क्योंकि अभी बताएंगे तो काफ़ी हम फिर उसमें बताएंगे, ये वर्षण में है उसके, उसमें सारा कुछ बताएंगे आपको। तो लिख लिए ना, परंतु संघनन नहीं होगा। अब लिक्विड में क्या आ जाएगा, देखिए अब लिक्विड में क्या आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा आइस क्रिस्टल आ जाएंगे। आइस क्रिस्टल जो होते हैं ये क्या होते हैं, 11 से लेके 500 माइक्रॉन्स, 11 से लेकर 500 माइक्रोन तक होते हैं, आइस क्रिस्टल हो जाएंगे। हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो जाएंगे, मतलब अदृश्य जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होंगे अदृश्य जल होंगे।
आद्र से जल भी पाए जाते हैं। ये अनुपलब्ध मतलब ये वर्षण के लिए ही प्रयोग में होते हैं। ये अनुपलब्ध होते हैं, सिर्फ वर्षण के लिए ही होते हैं। वाटर ड्रॉप्स हो जाएंगे 11 से लेके 500 माइक्रोन तक। आइस पिलेट्स हो जाएंगे, आइस के क्रिस्टल हो जाएंगे। ये सारे हम वर्षण में बताएंगे आपको। तो ये लेक्चर आपका ख़त्म हुआ जाके, जलवायु और मौसम के बारे में आपको ख़त्म हुआ। अब हम आगे का लेक्चर बताएंगे आपको। आगे का लेक्चर क्या है आपको, तो वायुमंडल की संरचना के बारे में बताएंगे। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर पढ़ाई कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।